चलिए बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th का एक बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। ये दो पार्ट में है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आप पढ़ेंगे जो है प्लांट्स के बारे में। तो पहली बात समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कंट्रोल का मतलब तो सभी लोग जानते हैं बेटा, किसी काम को कंट्रोल्ड वे में करना, चाहे वो कुछ भी हो। आप एक रिमोट कंट्रोल कार भी चलाते हैं तो रिमोट से उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब नियंत्रित करना, बॉडी को नियंत्रित रखने का काम कंट्रोल होता है। ये ब्रेन करता है, सबको पता है। मेन टर्म यहाँ समझने वाली बात है बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अब कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कभी आपने ध्यान दिया हो तो आप लोग जो है एक टर्म यूज करते हैं लगभग फ्रेंडशिप में, जैसे कि कोई आपका फ्रेंड रहता है, आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी का, बताते हैं मेरा और इसका काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले ये समझ जाता है, बिना कहे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ जाता है, इससे काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। टीम कोई बनती है तो जो है लोग बोलते हैं आपस में टीम में बढ़िया कोऑर्डिनेट बिठाइए, जो है आप मिलजुल के काम कीजिए ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है भैया? मिलजुल कर काम करना, तालमेल बिठा के काम करना, ताकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क जो है वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म किया जा सके। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है, बस बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में है। यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब भैया क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना। बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स जैसे कि हाथ हुआ, जो है आंख हुई, कान हुआ ना, हमारे माउथ हुए, हाथ पैर, ये सारे ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, ताकि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को वेल मैनर्ड वे में जो है परफॉर्म किया जा सके ना। मतलब वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, सो इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। फिर से एक बार बता रहा हूं, बॉडी के सभी ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, तालमेल बिठाकर काम करना, ताकि एक स्पेसिफिक टास्क वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म किया जा सके, यही कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए पहले दिमाग से सोच रहा हूं, हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके बाद मुंह से बोल रहा हूं। तो ये सब चीजें एक बढ़िया तालमेल बिठा के बोल रहे हैं, जो है फंक्शन कर रहे हैं, तभी तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अन्यथा क्या होता, हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, मुंह से कुछ निकल रहा है, हाथों का इशारा कुछ कहीं और जा रहा है। तो ये क्या है? ये जो है कोऑर्डिनेशन ना बैठना। तो कोऑर्डिनेशन बैठ जाने का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, ताकि ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हम दे सकें किसी को। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अभी ये टर्म दोबारा आएगा तो हम बेहतर समझाएंगे इसको आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो हमको जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा बेटा कि जो है ये स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है क्या है? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है ना? स्टिमुलाई मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में आने वाला कोई चेंज, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में आने वाला कोई चेंज जिसको हम आप रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर्टिकुलर चेंज को ही स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक किचन की जो है आपको फोटो दी गई है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है। ये एक्सीडेंटली क्या करता है? एक हॉट यूटेंसिल यानी एक गर्म बर्तन को जो है टच करता है। अब जब ये गर्म बर्तन को टच करता है बच्चों, तो इसकी उंगली जल जाती है। जब इसकी उंगली जल जाती है तो बेचारा रोता है, चिल्लाता है जो है ना कि जल गए। तब मम्मी दौड़ के आती है, इसको थोड़ा चुप कराती है। ठीक है, वो तो बात की बात है। बात यहाँ ये है कि इस बच्चे ने इस गर्म बर्तन को जब टच किया तो इसकी हाथ में जो है जलन हुई, और जिसकी वजह से ये चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर इसने किसी चेंज को रिस्पॉन्स दिया। इसके इन्वायरमेंट में क्या चेंज आया बेटा? इसके इन्वायरमेंट में हीट का चेंज आया। किसका चेंज आया? हीट का चेंज आया। और इस हीट को इसने रिस्पॉन्स दिया। देखिए किस प्रकार से ये चिल्लाकर जो है हीट को ही रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, किसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं? हीट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये हीट यहां पर क्या कहलाएगा? स्टिमुलाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टिमुलाई। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच वी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड एज स्टिमुलाई। यहां देखिए, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो इनके, इस बच्चे के एनवायरनमेंट में किस चीज का चेंज आया? जो है टेम्परेचर का चेंज आया। टेम्परेचर मतलब हीट कोल्ड का चेंज आया। तो उस टेम्परेचर को इसने रिस्पांस दिया चिल्लाकर, रोकर। यानी यहां पर स्टिमुलाई इसका रोना चिल्लाना नहीं है, इसका स्टिमुलाई यहां पर क्या हो गया? हीट, क्योंकि इसने रिस्पांस किसको दिया? हीट को रिस्पांस दिया। एक और टॉपिक यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेते हैं जो है, इसको ठीक से समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे।
ठीक। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये एक बच्चा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसको रिस्पॉन्स दे रहा होगा। मान लीजिए ये धूप में निकला, धूप में जो है सन की जो है रोशनी ज्यादा तेज थी, जो जिसकी वजह से इसके आंखों में जो है इरिटेशन हुआ। सूरज की रोशनी से इसको आंखों में इरिटेशन हुआ, जिसकी वजह से इसने क्या किया, आंखों के सामने छाया कर लिया। आप लोग भी क्या करते हैं, जैसे कभी अभी जो है ठंडी आ गई है, आप धूप में मान लीजिए छत पे गए, तो अचानक जब घर में जो है आप छत पर जाते हैं, तो कुछ देर के लिए आपको जो है बड़ी जो है उसमें इरिटेशन होती है, आंखों के सामने आप छाया कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आपकी आंखों का जो है पीपल का साइज एडजस्ट होता है, तब जाकर आप जो है प्रॉपरली देख पाते हैं। और जब शाम के टाइम फिर या बीच में ही दोपहर में कोई नीचे आपको चिल्लाकर बुलाते हैं, आप मान लीजिए पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं या फ्रेंड्स कोई नीचे आगे बुलाए, तो आप जल्दी से उतर के नीचे आए। तो जब एकाएक जल्दी से आप नीचे आते हैं, तो देखिए कुछ देर तक आपको जो है अंदर अंधेरा अंधेरा लगता है। क्यों? क्योंकि काफी ब्राइट रोशनी से आप नीचे आए, तो नीचे डिम था जो है लाइट, ऊपर जो है ब्राइट लाइट थी, नीचे डिम लाइट थी। तो ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आने में भी आपके पीपल का साइज एडजस्ट होने में टाइम लगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लेट दिखाई दे रहा है। मतलब वहां पे थोड़ी देर आपको लगता है आपको एडजस्ट होने में, उसके बाद आपको दिखाई देना शुरू होता है ना। तो यहाँ पर भी आप देखिए अपनी आंखों के साइज को आप ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, लेकिन आप अपनी आंखों के पीपल्स का साइज एडजस्ट करके फोकस कर पा रहे हैं ब्राइट और डिम लाइट में। और यहाँ पर भी देखिए ब्राइट लाइट की वजह से इस बच्चों को आंखों में इरिटेशन हो रही, जिसको ये आंखों को बंद करके जो है आंखों के सामने छाया करके रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर ये बच्चा किसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ब्राइट लाइट को। किसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ब्राइट लाइट को। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं ब्राइट लाइट को, इसलिए यहाँ पर स्टिमुलस कौन होगा, लाइट स्टिमुलस होगा। बात याद रखिएगा, वो बदलाव हमारे इन्वायरमेंट में आना, वो आने वाला वो बदलाव जिसको हम आप रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर्टिकुलर बदलाव यानी उस पर्टिकुलर चेंज को जो है स्टिमुलस कहेंगे। ठीक। इन्होंने क्या किया, इससे हमको नहीं मतलब, इन्होंने ये जो है हाथों द्वारा अपनी आंखों पर जो है छाया करके रिस्पॉन्स किसको दिया, हमको इससे मतलब रिस्पॉन्स किसको दिया जा रहा है, लाइट को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर स्टिमुलस कौन होगा, लाइट होगा। और एग्जांपल देखते हैं, ये एक बच्ची है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये किसी मान लीजिए जो है पार्टी में गए हुए हैं या आप मार्केट में निकले जहां पर काफी शोर शराबा था, आप कानों में इरिटेशन हुई तो आपने कान से बंद कर लिया। ठीक। तो आपने कान बंद करके किसको रिस्पॉन्स दिया, आप आसपास के जो है एनवायरमेंट में जो लाउड साउंड था, उस लाउड साउंड को जो है रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ जब आपने लाउड साउंड को जो रिस्पॉन्स दिया, तो वो क्या हुआ, यहाँ पर स्टिमुलस कौन हो जाएगा, साउंड यहाँ पर स्टिमुलस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बच्ची किसको रिस्पॉन्स दे रही है, साउंड को रिस्पॉन्स दे रही है। तो इसके इन्वायरमेंट में बदलाव किसका आ रहा है, साउंड का बदलाव आ रहा है। इट मींस यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, साउंड होगा। ठीक। एक एग्जांपल और देखो, आप स्कूल से निकले हंसते मुस्कुराते मस्त जो है घर की तरफ जा रहे थे, अचानक से रास्ते में एक कुत्ता जो है आपकी ओर भौंका, तो आपने भी उसको आंख दिखा दी। अब भाई आंख दिखाओगे तो कुत्ता चिढ़ जाएगा ना। कुत्ता और बंदर जितना ज्यादा उससे जो है डरोगे उतना ज्यादा डराते हैं। तो जैसे ही जो है भौंका, ये डर गए, और डर गए भागने लगे, कुत्ता दौड़ा लिया। अब कुत्ता इनके पीछे, ये कुत्ते के आगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स किसको दे रहा है बच्चा, ये रिस्पॉन्स किसको दे रहा है, डॉग को। तो क्या यहाँ डॉग स्टिमुलस होगा, ये रिस्पॉन्स किसको दे रहे हैं, डॉग को यानी कुत्ते को। तो क्या कुत्ता यहाँ स्टिमुलस होगा, नहीं, कुत्ता स्टिमुलस नहीं होगा। ठीक। यहाँ स्टिमुलस कुत्ता नहीं होगा, यहाँ स्टिमुलस क्या रहेगा, फियर ऑफ डॉग। ठीक। हम किसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुत्ते द्वारा क्रिएट किए गए डर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फियर ऑफ डॉग हियर क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस बार बार समझा रहा हूं आपको, इन्वायरमेंट में आने वाला वह बदलाव जिसको हम और आप रिस्पॉन्स देते हैं, वो स्टिमुलस होगा। हम जो कर रहे हैं वो स्टिमुलस नहीं होगा। भागना स्टिमुलस नहीं है, भागना तो रिस्पॉन्स है। भाग किसकी वजह से रहा है, डर की वजह से। तो डर यहाँ पर जो है स्टिमुलस होगा। ठीक। और एग्जांपल लीजिए, जैसे आप जो है क्लास में पढ़ रहे होते हैं, आपका कोई जो है फ्रेंड, बहुत जो है बदमाशी करते हैं बच्चे, तो आपका कोई फ्रेंड बगल से चुटकी काट लिया, सामने कोई एक टीचर ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है, मारेंगे वो, तो एकदम बढ़िया बैठे हुए हो एकदम टाइट कि सर बिल्कुल हिल डुलूंगा तो सर मारेंगे, बगल में कोई बच्चा धीरे से जो है आपको चुटकी काट लेता, ऐसे किया तुरंत ना, चुटकी काटे तो जो है आपको वहां पे क्या हुआ, पेन हुआ। तो आपने रिस्पॉन्स किया, चुटकी को रिस्पॉन्स दिया नहीं, आपने पेन को रिस्पॉन्स दिया। तो जो पेन को आपने रिस्पॉन्स दिया, वहां पर आपका जो है स्टिमुलस क्या हो गया, पेन। आप रिस्पॉन्स किसको देते हैं,
जो है आपके इन्वायरमेंट में आने वाले बदलाव को। इन्वायरमेंट में क्या बदलाव आया, पेन का आप अच्छा खासा बैठे थे, पढ़ रहे थे, बगल में कोई चुटकी काटा, तो चुटकी काटने की वजह से आपको पेन हुआ, पेन को आपने रिस्पॉन्स दिया अपना हाथ हटा के, तो इसलिए वहां पर स्टिमुलस कौन होगा, पेन होगा। अब फिर से एक बार देख लीजिए, आपको डेफिनेशन हम रिवाइज करा दे रहे हैं स्टिमुलस का। ठीक, तो स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या होगी भैया, द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कॉल्ड एज स्टिमुलाई। ठीक, वो बदलाव, इन्वायरमेंट में आने वाला वो बदलाव जिसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है और स्टिमुलाई प्लूरल है। देखिए एग्जांपल क्या हुआ, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा। अब इसका एग्जांपल देखिए, हीट, आप गलती से कोई गर्म बर्तन टच कर लेते तुरंत हाथ हटाते हैं, रिस्पांस देते हैं, हीट यहाँ पे स्टिमुलस हुआ। कोल्ड जो है ठंडी अभी मौसम आ रहा है, आप जैसे बाहर निकलेंगे ठंडी लगेगी, सिकुड़ जाएंगे। ठीक, आप जो है अपने को सिकुड़ कर या जो है कहीं पर जो है कंबल वंबल ओढ़ के जो है अपने को ठंड से बचाते हैं, वहां पे आप किसको रिस्पांस दे रहे हैं, कोल्ड को रिस्पांस दे रहे हैं, कोल्ड स्टिमुलस हो गया। साउंड, मैंने अभी बताया वो बच्ची देखिए जो पार्टी में गई थी, कान बंद कर लिया लाउड स्पीकर की वजह से, साउंड को रिस्पांस दिया, तो साउंड क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। फिर बात आती स्मेल की, मान लीजिए आप जो है कहीं जो है क्लास में बैठे हुए हैं, कोई एक बच्चा है जो सुबह फ्रेश होकर नहीं आया, अब बीच बीच में क्लास में आप ऐसे करते रहते हैं, तो वहां पर आपने किसको रिस्पांस दिया, स्मेल को रिस्पांस दिया, तो वहां पर स्टिमुलस क्या हुआ, आपके एनवायरनमेंट में किस चीज का जो है चेंज आया, एक जो है ऐसी स्मेल की, अनप्लीजेंट स्मेल की, जो आपको अच्छी नहीं लगी। वहीं पे कोई जो है बड़ा अमीर बच्चा जो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आता है, जैसे क्लास में एंटर किया पूरा क्लास महकने लगा, तो जो है सब जो है कहने लगे अरे भाई कितनी अच्छी सुगंध है, किससे आ रही है। तो कुल मिला के हमारा कहने का ये मतलब है, स्मेल को भी आप रिस्पांस देते हो, कभी कभी नाक बंद करके, कभी कभी डीप इनहेल करके। ठीक, तो स्मेल भी क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। फिर टेस्ट, आप देखिए कभी एक छोटे बच्चे को जो है नॉर्मली ऐसे बैठा है, आप उसके मुंह में नींबू निचोड़ के देखिए, कभी अचानक से एकदम पूरा मुंह बना लेगा। ठीक, तो वहां पर जो है जो मुंह बनाएगा तो किसको रिस्पांस देगा, टेस्ट को रिस्पांस देगा। वो कैसा टेस्ट हुआ, उसको खट्टा महसूस हुआ, तो उस खट्टे टेस्ट को उसने रिस्पांस दिया, इसलिए वहां पर जो है स्टिमुलस क्या हो जाएगा, टेस्ट स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है टच, प्रेशर, ग्रेविटी, ऐसे कई एग्जांपल हैं आगे आपको मिलेंगे। जो है हम टच को रिस्पांस देते हैं, जो टच और फील करते हैं, प्रेशर को रिस्पांस देते हैं, ग्रेविटी को रिस्पांस देते हैं, वाटर को रिस्पांस देते हैं। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट बहुत से प्रकार के स्टिमुलस हैं जिनको हम आप रिस्पांस देते हैं। अभी हम वो सब के बारे में आगे स्लाइड पढ़ेंगे, अभी इतना जानिए इन्वायरमेंट में आने वाला वो बदलाव जिसको हम और आप रिस्पांस देते हैं, उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच वी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक। स्टिमुलस के बाद अब जो शुरू में हम आपको बता रहे थे कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हमने क्या बताया आपको, हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स का, विभिन्न जो है अंगों का मिलजुल कर काम करना, ताकि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को हम रिस्पांस दे सकें। स्टिमुलस मतलब इन्वायरमेंट में आने वाला बदलाव, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव को हम एक पर्टिकुलर रिस्पांस दे सकें, इसके लिए हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना जरूरी है। तो बॉडी ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, ताकि इन्वायरमेंट में आने वाले जो है किसी बदलाव को, यानी स्टिमुलस को हम एक पर्टिकुलर रिस्पांस दे सकें, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर अ प्रॉपर रिस्पांस टू अ स्टिमुलाई मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स को साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन अ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। मतलब कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, ताकि वो जो है किसी स्टिमुलस को एक पर्टिकुलर रिस्पांस दे सकें, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर चल रहा हूं, तो चलने के लिए क्या है, मैं जमीन पे देख रहा हूं रास्ता किधर है, उस तरीके से हम पैर बढ़ा रहे हैं और तब चल पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेरा ब्रेन, मेरी आंख, मेरे पैर, ये सब एक मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आपस में बढ़िया टाई अप बनाकर मिलजुल कर प्रॉपर काम कर रहे हैं, यानी अभी तो हम चल पा रहे हैं। तो मतलब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन का मिलजुल कर काम करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं। ठीक, अब यही अगर एक शराबी का एग्जांपल ले लें, तो उसमें बेचारे के पास कोऑर्डिनेशन ही गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से देखिए वो देखता है जाना है उधर, पैर जो है आगे रखना चाहता है लेकिन पैर पड़ता है उधर, ऐसे चलते चलते अचानक जाके नाली में गिर जाता है और फिर उठ भी नहीं पाता है।
क्यों? क्योंकि वो दिमाग से सोच रहा है हमको उठना है, घर जाना है, लेकिन हाथ पैर उसका काम नहीं कर रहा है, दिमाग के अकॉर्डिंग हाथ पैर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बॉडी मिलजुल कर, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, चलना चाह रहा है सीधा, जा रहा है तिरछा और गिर जा रहा है नाली में। क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं। अभी बात को यहां समझिए, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना ताकि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया जा सके किसी इन्वायरमेंटल चेंज को या स्टिमुलस को, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखिए, ये आंख है, आंख ने ग्लास को देखा, ग्लास को देखने के बाद इसने सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन को जो है मैसेज दिया कि इस ग्लास को उठाने के लिए, ग्लास कहां रखा है, मान लीजिए मुझे पानी पीना है, सामने ग्लास है, तो मेरी आंख जो है ग्लास को क्या करेगी, देखेगी, ग्लास को मेरी आंख देखेगी और उसके बाद वो मैसेज देगी ब्रेन को कि ग्लास कहां रखा है। ब्रेन ये जानने के बाद कि ग्लास कहां रखा है, कमांड देगा किसको, जो है हमारी मसल्स को, जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है कमांड देगा कि ग्लास को उठाइए। तो ग्लास, एक सिंपल ग्लास को उठाने के लिए आप ध्यान दीजिए, हमारी आईज, ब्रेन और मसल्स के साथ साथ ये न्यूरॉन्स सबने मिलजुल कर काम किया, तब जाकर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस, क्या है ये, ग्लास हमारा स्टिमुलस है, इस पर्टिकुलर स्टिमुलस को उठाने के लिए आंख, साथ में न्यूरॉन्स, ब्रेन और मसल्स ने मिलकर काम किया, तब जाकर ये ग्लास हम उठा पाए ना। इसमें से कोई एक अगर ठीक से काम ना करे तो हम ये ग्लास नहीं उठा सकते ना, हम चल नहीं सकते अगर कोई एक बॉडी ऑर्गन इसमें से काम करना बंद कर दे ना। तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना ताकि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पांस दिया जा सके, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन तो हम समझ गए, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का मिलजुल कर काम करना, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करें, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन करते कैसे हम लोग, हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इसके जरिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। और प्लांट्स का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स में जो है ये नहीं पाया जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पाया जाता, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, उनके अंदर केवल हार्मोनल सिस्टम होता है, हार्मोनल इंबैलेंस के जरिए वो जो है हार्मोनल चेंजेस के जरिए किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स वगैरह भी हैं, जिसके जरिए हम हार्मोनल चेंजेस करके या नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करके हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस रहता है उसको रिस्पांस देते हैं। नर्वस सिस्टम होने की वजह से हम किसी रिस्पांस को फास्ट दे पाते हैं, किसी स्टिमुलस को फास्ट रिस्पांस दे पाते हैं। जैसे किसी ने चुटकी काटी, तुरंत हाथ हटा लिया, कोई हॉट सब्सटेंस टच किया, तुरंत हाथ हटा लिया, जलने न पाए ना। पेड़ पौधों में ये रिस्पांस फास्ट नहीं होता क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होने में टाइम लगता है, इसलिए रिस्पांस देने में टाइम लगता है। इसीलिए देखिए, कोई अगर मान लीजिए एक गमले में आप पौधा लगाइए, सूरज की रोशनी एक तरफ से मिल रही, दूसरी तरफ से उसको रोशनी नहीं मिल रही सूरज की, तो वो सूरज की तरफ ही बेंड होने लगेगा, लेकिन एकाएक तुरंत नहीं बेंड हो जाएगा, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक हफ्ते, 2 हफ्ते में, 1 महीने, 2 महीने में उसका जो है आप देखेंगे पेड़ का झुकाव सूरज की रोशनी जिस तरफ से ज्यादा आती है उस तरफ हो जाएगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। ये फिलहाल हम प्लांट्स वाले में पढ़ेंगे, अभी एनिमल्स के बारे में जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या पाया जाएगा, हमने समझा कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन दोनों की मदद से हम और आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, यानी किसी स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे आपको। तो नर्वस सिस्टम में देखिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, 3 पार्ट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। 3 पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो सबसे पहले आप देखिए ब्रेन कहाँ है, हमारे स्कल में ये वाले हिस्से में अंदर क्या है, ब्रेन है। ये देखिए आप, क्या है, ये ब्रेन है, इसको जो है स्कल के अंदर रहता है ब्रेन। ब्रेन के बाद आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, हमारे बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटी सी जो है पूंछ जैसा आप कह सकते हैं, निकल के पूरा नीचे तक जाता है। ठीक, अब इसी वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम्स ऐसे जुड़े होते हैं, इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से गया रहता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड
ठीक, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये बंच ऑफ नर्व्स है। क्या है, बंच ऑफ नर्व्स, मतलब कई सारी नर्व्स जब जुड़ती हैं तो एक मोटी सी जो है रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसी स्पाइनल कॉर्ड में से छोटी छोटी कई सारी नर्व्स निकली होती हैं। ठीक, इसी में से कई सारी छोटी छोटी नर्व्स निकली रहती हैं। अब इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्व्स कैसे काम करती हैं, नर्व्स के बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन। चलिए अब हम नर्व्स के बारे में समझते हैं। ठीक, नर्व्स के बारे में समझने से पहले हम ये समझें कि हम लोग किसी स्टिमुलस को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में कई सारे बदलाव जो आ रहे हैं, इन बदलाव को हम कैसे रिस्पांस दे पाते हैं, कैसे उसको महसूस कर पाते हैं। तो किसी भी चेंज को, इन्वायरमेंटल चेंज को या किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को जो है सेंस करने के लिए मेनली हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। ये 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से ही हम इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को समझ पाते हैं। अब जो है हमारे बॉडी में दो प्रकार के जो है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम है, एक होते हैं रिसेप्टर, एक होते हैं इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर को हम एक तरीके से यूं समझ सकते हैं जैसे एक रिमोट कंट्रोल कार होती है। रिमोट कंट्रोल कार में देखिए जो रिमोट होता है वो होता है ट्रांसमीटर, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और जो कार चलती है बेटा, उसमें लगा होता है रिसीवर। सिग्नल जो निकलता है हमारे ट्रांसमीटर से, वो रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसके बाद जो है कार चलती है। तो इसको थोड़ा सा, लेकिन हमारे केस में उल्टा हो जाएगा। रिसीवर क्या करती है, सिग्नल को महसूस करती है और उसको देती है किसको, ट्रांसमीटर को, यानी ब्रेन को। तो ब्रेन उसको ट्रांसमिट, या कह सकते हैं ब्रेन हमारा रिसीवर है। ठीक है, तो हमने जो है महसूस किया, रिसीवर और ये दोनों को मान लीजिए सेंस ऑर्गन और ब्रेन रिसीवर हो गया, और रिसीवर ने ट्रांसमीटर को मैसेज दिया कि हाथ को उठाइए या हाथ को मोड़ लीजिए, इस तरीके से। तो अभी समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आ गया रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, जो स्टिमुलस होते हैं या एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं उनको सेंस करते हैं। देखिए, receptors are the sense organs which receive the stimuli and pass the message to the brain and spinal cord through the sensory nerve। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं जो किसी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में आने वाला वो चेंज जिसको हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो स्टिमुलस को कौन महसूस करता है, हमारे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स को ही क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक, रिसेप्टर के बाद क्या आता है, इफेक्टर। सेंस ऑर्गन ने जो कुछ सेंस किया उसको भेजा किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन ने समझा, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर चेंज को, यानी इस पर्टिकुलर स्टिमुलस को किस प्रकार से रिस्पांस देना है, ये ब्रेन ने डिसाइड किया। उसके बाद मैसेज भेजा किसको, हमारे इफेक्टर को, यानी इन मसल्स को। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक हॉट, मान लीजिए यहाँ पर एक जो है ग्लास में गर्म पानी है या चाय है, मैंने उसको टच किया। टच करते ही क्या होगा, हमारे सेंस ऑर्गन जो टच को जो है रिसीव करेंगे, वो क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे ब्रेन के पास, कि ब्रेन को बताएंगे कि हमने किसी गर्म चीज को छू लिया है। ठीक है, अब गर्म चीज को हमने टच किया है तो ये ब्रेन को बताया, ब्रेन ने सेंस किया कि इस गर्म सब्सटेंस को टच करने से हमको नुकसान होगा या फायदा। नुकसान होगा, जाहिर सी बात है हमारा हाथ जल जाएगा। तो तुरंत ब्रेन ने क्या किया, कमांड दिया न्यूरॉन्स को कि वहां इफेक्टर को, यहाँ इफेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा और तुरंत जो है हमारा हाथ मुड़ जाएगा। तो इफेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आदेश दिया गया किसके द्वारा, ब्रेन द्वारा। तो ब्रेन ने जब इफेक्टर को कमांड दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट होकर हाथ को मोड़ लीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये मसल हमारी हाथ मुड़ गया, वहां से हाथ हट गया। तो इस तरीके से हमारा बॉडी काम करता है। तो ये जो जिन ऑर्गन्स की वजह से हम कोई रिस्पॉन्स दे पाते हैं, या हम मान लीजिए मारपीट करना है तो मारपीट करने के लिए बच्चों जो है हाथों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या है, इफेक्टर। मारपीट करना है, ये कौन सोच रहा है, दिमाग सोच रहा है या आंखों से देख रहा है कि हाँ ये हमारा दुश्मन, इसको मारना है। तो ये आंखों से देखे, ब्रेन से समझे, ब्रेन ने कमांड दिया इफेक्टर को, तब जाके आपने मुक्का मारा ना। तो रिसेप्टर क्या है, सेंस ऑर्गन जो हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को रिसीव करेंगे। और इफेक्टर क्या है, इफेक्टर हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनके जरिए हम किसी चेंज को रिस्पॉन्स देंगे। अब देखते हैं, मेनली 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं। इन सभी सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब जो किसी, बच्चों हमने समझ लिया रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में हमने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं, हमारे बॉडी में मेनली 5 रिसेप्टर्स होते हैं, यानी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। हर सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर होंगे, यही रिसेप्टर ही रिसीव करेंगे स्टिमुलस को। तो देखिए, तो पहला आता है हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर, या इसको टेस्ट रिसेप्टर आप बोल सकते हैं। हमारे टंग में मौजूद होता है, ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। कौन होता है, गस्टेटरी।
गस्टेटरी रिसेप्टर किसको रिकॉग्नाइज करेगा? टेस्ट को। जो कुछ भी स्वाद हम जो है महसूस कर पाते हैं, मीठा, तीखा, खट्टा, खारा, ये सब टंग की वजह से। टंग में क्या पाया जाएगा? गस्टेटरी रिसेप्टर। इन्हीं गस्टेटरी रिसेप्टर की वजह से ही हम टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फिर हमारे हाथ में, बाकी पूरे स्किन में पाया जाता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर का काम क्या है? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज को ये सेंस करता है। जो भी आसपास के इन्वायरमेंट में हमारे टेम्परेचर चेंज आता है उसको महसूस करता है। इसके अलावा हीट, कोल्ड, टच के अलावा हम जैसे किसी चीज को टच करते हैं तो हमको वो भी फील होता है ना, हमने किसी चीज को टच किया तो टच हुआ, या किसी भी प्रकार का टेम्परेचर चेंज, हीट, कोल्ड, उसको कौन सेंस करता है? थर्मो रिसेप्टर। ये कहाँ पाया जाएगा? हमारे स्किन में पाया जाता है। पूरी बॉडी में, स्किन में थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है। फिर आंखों में क्या पाया जाएगा? फोटो रिसेप्टर। क्या पाया जाएगा? फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट। फोटो रिसेप्टर आंखों में पाया जाता है। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन टॉपिक में कि हम कोई भी चीज क्यों देख पाते हैं? जब लाइट उससे टकरा के बाउंस बैक होकर हमारे आंखों पे पड़ती है तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। यानी फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। लाइट चेंज जो भी होगा, हमने डार्क का सब्सटेंस देखा, लाइट सब्सटेंस देखा, ब्राइट लाइट, डिम लाइट, यानी जो कुछ भी हम देख पाते हैं वो किसकी वजह से है? फोटो रिसेप्टर की वजह से। किसमें पाए जाते हैं? हमारे आंखों में पाए जाते हैं। फिर बात आती है नोज की। हमारे नोज में पाया जाता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं? स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं? स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो कुछ भी हम स्मेल रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अच्छी स्मेल, बैड स्मेल यानी खुशबू और बदबू, ये सब किसकी वजह से है? नाक में मौजूद ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर की वजह से है। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आपने इंडिकेटर्स टॉपिक में ऑल फैक्ट्री जो है इंडिकेटर भी पढ़ा है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? वो इंडिकेटर, वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करने पे अपना स्मेल चेंज कर दें। जैसे ओनियन के बारे में पढ़ा था आपने, और भी दो चार के जो है रिसेप्टर वो इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, जो क्या करते हैं किसी केमिकल से जो है रिएक्ट करने के बाद, एसिड या बेस से रिएक्ट करने के बाद अपना स्मेल चेंज कर देते हैं। मींस वो क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। वैसे ही वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं? नाक के द्वारा। नाक में क्या पाया जाएगा? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो कि स्मेल को रिकॉग्नाइज करेगा, स्मेल चेंज। अभी अचानक से मान लीजिए स्टूडियो रूम में कोई आए, परफ्यूम लगा के, तुरंत हमको महसूस हो जाएगा ना, अलग स्मेल आएगी। तो किसकी वजह से होगा? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो कि हमारे नोज में प्रेजेंट है। फिर हमारे कान में पाया जाता है फोनो रिसेप्टर। ये किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? साउंड को। फोनो रिसेप्टर साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फोनो रिसेप्टर हमारे ईयर में पाया जाएगा, साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर बात आएगी गस्टेटरी रिसेप्टर की, जो कि टेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, टंग में पाया जाएगा। फिर थर्मो रिसेप्टर, जो कि किसमें क्या क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आती है बात जो है फोटो रिसेप्टर की, जो कि लाइट को रिकॉग्नाइज करेगी। इसके बाद जो है आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो कि स्मेल को रिकॉग्नाइज करेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है रिसेप्टर। अब हम बात करेंगे इफेक्टर की। तो इफेक्टर कोई बड़ी चीज नहीं बेटा, हाथ, पैर, मुंह, इन सब के जरिए, जिसके जैसे कंप्यूटर में नहीं होता इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनका काम था इनपुट, दिमाग का काम है प्रोसेस, और हाथ पैर जिनके जरिए हम किसी को रिस्पॉन्स दें, मुक्का मार के, लात मार के, चल के, फिर के, दौड़ कर, वो सब किसके जरिए होता है? हाथ पैर के जरिए, मुंह के जरिए। तो जिन भी बॉडी पार्ट के जरिए हम आउटपुट देते हैं वो सारे पार्ट क्या है? इफेक्टर है बच्चों। इफेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना। इनपुट किस में आएगा? इनपुट आएगा रिसेप्टर में। रिसेप्टर क्या करेगा? इनपुट। इफेक्टर और ब्रेन क्या करेगा? आउटपुट। और इफेक्टर क्या गलत बोलिए, इनपुट कौन करेगा? इनपुट जो है सेंस ऑर्गन्स करेंगे। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो आपने पढ़ा इसमें पर मौजूद है रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर का काम है इनपुट, ब्रेन का काम है प्रोसेस, और इफेक्टर का काम है आउटपुट। हमारे हाथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, पैर के द्वारा, इन सब से हम क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट याद कर लेंगे अगर आप, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। इनपुट कौन है? रिसेप्टर, प्रोसेस ब्रेन, आउटपुट इफेक्टर। इफेक्टर में हाथ पैर माउथ ये सब चीजें, ये सब ऑर्गन्स हमारे आएंगे। जितने भी ऑर्गन से हम आउटपुट दे सकते हैं बच्चों, सब क्या है? इफेक्टर है।
ठीक, इतना तो हम समझ गए। अब हमको आगे समझना है न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, अभी तक इतना आपने देख लिया, इसको इस वीडियो में समझते हैं। बाकी हम अलग अलग वीडियो में आपको बना के जो है अपलोड कर देंगे, उससे आप पढ़ सकते हैं। एक लंबी वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है काफी ज्यादा टाइम जाएगा आपको देखने में, एक एक वीडियो आप समझिए। तो इसके आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी तक जो इतना आपने देखा, इतना आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, और यहाँ तक अगर आप देख लिए तो इसका मतलब आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के पार्ट में, तब तक लिए थैंक यू।